नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथुन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले शुरुआत में आपको बड़ी खबर बता दें, पेगासस केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जासूसी कांड की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, जिसके हेड होंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो आपको बता दें, जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। इससे पहले पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित कोर्ट ने रख लिया था और आज ये बड़ा फैसला आया है। जांच के लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनेगी, रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन उसकी अगुवाई करेंगे। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये जो 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है रिपोर्ट फाइल करने के लिए, इस बीच निजता के उल्लंघन की जांच की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और क्या अपने ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा? ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि निजता का अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता, इन दोनों का बरकरार रखने की जरूरत है और इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को लेकर भी कोर्ट ने उसमें अपनी टिप्पणियां की हैं। फैसले पर टिप्पणी करने के लिए वकील आ गए हैं। विदाउट इंटरफेरेंस एंड देयर आफ्टर and so the Supreme Court thereafter, the main verdict today is the Supreme Court has rejected the Union of India's limited affidavit. Please note, please, the Supreme Court of India has rejected today the Union of India's limited affidavit. The limited affidavit refused to provide any particular details. The Honorable Supreme Court has said that that's the position they cannot accept, and they have said that prima facie they find material in what the petitioners had said. They have therefore said that we have to appoint a committee. We have no option but to appoint a committee. They have appointed a committee which is headed by a retired judge of the Supreme Court, Honorable Justice Ravindran, and there are other members. I will name the members which I could take down while the judgment was being pronounced. There is Mr. Alok Joshi from IPS, Sandeep Oberoi, Mr. Naveen Kumar Chadha, Mr. Prabhakaran, and Mr. Naveen Kumar Chaudhary, Mr. Prabhakaran, and Mr. Ashwini Gupta. And the Supreme Court has directed that within 8 weeks the matter will be relisted again. In the meantime, this committee has to examine all aspects of potential breach of privacy. The judgment, as it was read out in the court, is laced with different aspects of both privacy and the rights of journalists to function freely without state interference. Shanan, could you throw light on the observations that have been made by the court? मैं हिंदी में कर दूंगा, फिर सवाल प्रतीक चड्ढा जी आंसर कर देंगे, ठीक है? हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने अभी जस्ट जजमेंट दिया है पेगासस मैटर में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ रिट पिटीशन दायर की गई थी, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी थी कुछ, और कुछ जो लोग इम्पैक्टेड थे जिनका खुद का फोन या सॉफ्टवेयर हैक हुआ था पेगासस, वो भी आए थे कोर्ट के सामने। तो आज जो आंतरिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन से सीक्रेसी के बारे में उससे शुरुआत की, और फिर जो राइट टू प्रिवेसी है उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन बताया कि राइट टू प्रिवेसी जो हमारे संविधान में है उसके क्या महत्व है और उसको स्टेट ब्रीच नहीं कर सकता है। उसके बाद उन्होंने डिटेल में एक जर्नलिस्ट का राइट टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस, जर्नलिस्ट का सोर्स रिवील नहीं होना चाहिए, इन एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कशन है। फिर फाइनली उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की जो एफिडेविट थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड एफिडेविट दी थी जिसमें कहा था कि हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया। वो कहा कि वो सफिशिएंट नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया और इसलिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। कमेटी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन के थ्रू हेडेड होगी और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो मैं नोट कर पाया जब जजमेंट पास हो रहा था, वो आलोक जोशी, संदीप ओबराय और 3 टेक्निकल मेंबर्स में नवीन कुमार चौधरी, मिस्टर प्रभाकरम एंड मिस्टर अश्विनी गुप्ता होंगे। और कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद मैटर फिर लिस्ट किया है। इस दौरान कमेटी अपना काम करेगी। कमेटी को रिपोर्ट कब तक देनी है, कुछ कहा है? यानी 8 हफ्ते बाद इसका अगली बार अधिसूचित किया है उस मामले को और अगली बार मैटर लिस्टेड होगा 8 हफ्ते बाद। यानी 8 हफ्ते में कमेटी अपनी रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट कम से कम सुप्रीम कोर्ट को जरूर देगी। केंद्र के हलफनामे पर क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर?
केंद्र के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जहां तक मामला था, सवाल उठा था, केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में काफी चीजें बताई थी और ये गारंटी दी थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने केंद्र से, एक श्याम दीवान की तरफ से कहा गया था कि केंद्र कई और मामलों में भी हलफनामे मांगे थे कि सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगे, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि हमने श्याम दीवान की उस दलील को खारिज कर दिया था और ऐसे मामले जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं और संवेदनशील मामले, उस पे हमने केंद्र सरकार से कहा था कि अपने हलफनामे में जवाब देने की जरूरत नहीं है, सरकार चाहे तो सीलबंद लिफाफे में इस बारे में जानकारी दे सकती है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। बिल्कुल संजय, आप नजर बनाए रखिए। तो कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जासूसी कांड की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। और सीधे रुक कर लेते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Some more money will come to Punjab. So ये साडी efforts हैं which we have proven ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕੇ हैं. So I hope that in the due course this will go on. Now my concern ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ about security measures. Now look, my basic training is that of a soldier. I have been 10 years in the service from my training period to the time I left the army. So I know the basics. On the other hand, 9.5 saal मैं इस पंजाब दा Home Minister है, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was. And somebody who's been Home Minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I've known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something. Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab. ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਇਨ 48 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਟਰਬਲ ਆਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। You have seen Punjab has suffered. I don't want Punjab to suffer. Therefore, it is my duty, was my duty as Chief Minister to see what is happening, and jehda kuch ho raha hai, oda main take up kara Government of India naal, that we have to work together to resolve this. Because sada and when people now when people talk, whether it is all party or anybody, they must be given the proper briefing. I don't know what they were given, whether they were given briefing or not, but I have the figures here of from day one to day now. देखो ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਹਥਿਊਰ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर नदियों के ऊपर से बहाकर पाकिस्तान की तरफ से सामान आता था। ये बहुत खतरनाक था। और जो टेक्नोलॉजी है, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ड्रोन आए थे और वो सामान यहाँ पर वापस चले जाते थे। हमें कुछ दिनों में पता चल गया कि ये कहाँ से आ रहे हैं। कुदरती तौर पर एक बार एक ड्रोन एक पेड़ के नीचे फंस गया था। Now, Penata was dropping across the river. Then they made the distance about 7 to 8 kilometers. And one miracle, the last lot which I received information, they have gone up to 32 drops were made about 31 kilometers inland. So, ये जड़ा कहना कि 51 kilometer बड़ा taking over Punjab, this is a total misconception. I do not know what the all party meeting discussed. They can please understand one thing.
Security forces are there to control the security of the country. Nobody is taking over the government of the state. Na hoi hai pehla, na hoi hai hun. Odo jad hoi si, terrorist period used to have a cordon operation. Cordon and the army used to do an outer cordon. Fair the police, Punjab police and the CRP and all used to do the inner search and operation. Same is the case now. Nobody is taking over the states. Eta 51 kilometer tak, they are on the lookout for these drones. Technology bad rahi hai. These are Chinese drones. Inna da payload increase ho raha hai aur inna di range increase ho rahi hai. Tomorrow you may get them to 50 kilometers. You may get them to 60 kilometers. Who knows? They may land near Chandigarh. Ki pata lagda sanu. So instead of being critical, it is the duty of every government, responsible government, to see कि ये बिल्कुल जड़े हालात इत्थे बन रहे ने इन्हां दा सामना आपां नूं कैसे करना है and how are we to deal with this. Punjab police is a first class force. They're a trained force. When I was there were 81,000 policemen. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ they are not trained for certain things. They are trained for policing. We have commando battalions, we have PAP battalions, they are all doing a good job, but they need help. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CRP ਔਰ BSF ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਔਰ ਜਦ CRP BSF ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ army ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ. Army we don't need at the moment because there's no such thing. But certainly assistance to Punjab police, our CRP and our BSF must give it to maintain peace in Punjab. मैं peace ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ. Khalistani involved and Pakistani involved. Let me make sure these are sleeper cells of both ISI and Khalistan together. Weapons kithe ja rahe ne, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ what are they planning to do in Punjab? ਮਖੌੜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਨੇ. Therefore for any government to say ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਮਖੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ irresponsible behavior. I have pictures here. Can you help me? Where are the pictures? Just take them out. Just नीचे. Just take these out. Did you hold this? Yes. These are pictures given during mere times. Now here are the drones. ये drones ने ये drop की है. Now how do the drones drop it? They have a GPS system, ground plotting system, which is put into the drone. The drone goes to that GPS location and it drops. And ਉੱਥੇ somebody ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ associate ਹੈ, he picks it up. ਇਹ ਰੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ. This is one drone. This is the pack. फर्जी मामले में वसूली से लेकर जाति प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ तक नौकरी लेने के आरोपों के बीच घिरे हैं समीर वानखेड़े. आज इसकी जांच के लिए एनसीबी की विजिलेंस टीम मुंबई पहुंच रही है. इस पर ताजा अपडेट के लिए हम अपने संवाददाता से भी बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट. अरे what questions you are asking me? फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत मुंबई में बॉलीवुड से जुड़े हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस को लेकर मुखर रहने वाले एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कल रात दिल्ली से मुंबई पहुंच गए. लेकिन रिपोर्टरों ने जब उनके ऊपर लगे आरोपों पर सवालों की झड़ी लगा दी तो वो बचते नजर आए. What do you expect from me, my dear? Nothing. Thank you very much. सर, इंक्वायरी के ऊपर क्या कहेंगे सर?
It's good. It's really good. समीर वानखेड़े तो दिल्ली एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाकर मुंबई लौट आए। अब बारी एनसीबी की विजिलेंस टीम की है। आज एनसीबी का 5 सदस्यों वाला सतर्कता दल वानखेड़े पर लगे वसूली रैकेट और जाति सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े के आरोपों की तहकीकात के लिए मुंबई पहुंच रहा है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह जांच दल की अगुवाई कर रहे हैं। टीम आ रही है। एनसीबी की टीम यहां समीर वानखेड़े से आरोपों को लेकर पूछताछ करेगी। आर्यन ड्रग्स केस के स्वतंत्र गवाह और समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ की डील की कोशिश का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल को भी दोपहर 12 बजे आने का समन भेजा गया है। इससे पहले कल समीर वानखेड़े दिल्ली में थे। वो यहां एनसीबी दफ्तर में 2 घंटे रहे, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान से उनकी मुलाकात हो पाई या नहीं। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एनसीबी आर्यन केस के गवाह किरण गोसावी से भी पूछताछ करने वाली है। प्रभाकर सैल ने गोसावी पर ही समीर वानखेड़े की तरफ से वसूली की कोशिश का आरोप लगाया था। धोखाधड़ी के इस केस में उसे गिरफ्तार करने के लिए पुणे पुलिस की 2 टीमें यूपी में हैं। पुणे पुलिस के मुताबिक उसका आखिरी लोकेशन यूपी के फतेहपुर में मिला था। इससे पहले लखनऊ में गोसावी ने आज तक पर अपना पक्ष रखा था। छुपा छुपा घूम रहा हूँ 6 तारीख को दोपहर से, जब से मेरे फ़ोन बंद हो चुके हैं। 3 से लेके 6 तारीख तक मुझे काफ़ी कॉल्स आए, एक्सटॉर्शन के भी आए, धमकियों भरे भी आए, तुझे जिंदा नहीं रखेंगे, तुझे मार डालेंगे। 6 तारीख को जब भी मेरा एक केस ओपन हुआ ऐसा मुझे पता चला पूना का, तो वो केस को लेके 420 का एक केस था जो पेंडिंग पड़ा था और कोर्ट से कोई समन्स नहीं था। तो वो केस को लेके मैं जब भी पूना जा रहा था तभी भी मुझे किसी का कॉल आया और बोला कि तुम अरेस्ट भी हो जाओगे तो फिर भी तुमको हम अंदर छोड़ेंगे नहीं। आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त एनसीबी की टीम के साथ किरण गोसावी मौजूद था, लेकिन गोसावी हो या समीर वानखेड़े, दोनों पर खुद जांच की आंच आ गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। 3 साल बाद लालू प्रसाद यादव आज चुनावी दंगल में नजर आएंगे। आज लालू यादव बिहार में होने वाले उपचुनाव में रैली को संबोधित करेंगे, जहां उनकी साख दांव पर लगी है। उधर नीतीश कुमार लालू पर तंज कस रहे हैं। लालटेन जो है वो इतिहास की चीज बन गई। चाहे तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। बिहार वासियों का मोह उनको घेंच के लाया कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमको लोग बुला रहे हैं, मतदाता लोग। हर खासो आम में चर्चा तमाम है और जुबान पर बस एक ही नाम है, लालू प्रसाद यादव का। वो लालू यादव जो करीब 41 महीने के बाद बिहार की जमीन पर लौटे हैं और उपचुनाव की सियासी लड़ाई में ताल ठोंकने को तैयार हैं। उपचुनाव में लालू के प्रचार में उतरने के मायने क्या हैं, ये तो बिहार के नेताओं के बयानों से ही समझा जा सकता है, क्योंकि नीतीश गोली बंदूक का जिक्र कर जंगल राज की याद दिला रहे हैं, तो पूर्व डिप्टी सीएम लालटेन युग की कहानी बता रहे हैं। गोलियां मरवा दे सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। भाई जिनके राज में बिजली नहीं थी, लोग लालटेन लेकर चलते थे। अब लालटेन म्यूजियम में रखने की चीज बन गई है। अब तो राजद के कार्यालय में 5 टन का लालटेन दिखाने के लिए रखा जा रहा है। तब लालटेन जो है वो इतिहास की चीज बन गई। बिहार की सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं और उस पर ही मजाक उड़ा रहे हैं। तो जाकर बोले ना बिहार की जनता को, कुशेश्वर की जनता बता देगी इनको। उधर इस बार लालू यादव की लड़ाई सिर्फ एनडीए से ही नहीं है। महागठबंधन के पुराने साथी कांग्रेस ने भी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बात इसी तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव को लेकर बिगड़ी और इतनी ज्यादा बिगड़ी कि सालों पुरानी दोस्ती में दरार आ गई, पुराने रिश्ते में तकरार आ गई। मजबूर है दोनों सीट में लड़ने के लिए और बात साफ कर दिया, आप गठबंधन को तोड़ दिया, रिश्ता नहीं हुआ। तो हम अभी कांग्रेस को दोनों सीट में जिताने के साथ साथ
अगले वाले दिनों में 40 पार्लियामेंट सीट में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसे बयानों से आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश की तो तेजस्वी सीधा जवाब देने से बचते रहे, लेकिन फिर से मिशन बिहार शुरू करते ही लालू ने बता दिया कि कांग्रेस के ऐसे तेवर के सामने उनके इरादे क्या हैं। गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बिहार की सियासत में लालू की कमी हर कहीं दिखी, लेकिन 3.5 साल बाद एक बार फिर लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान पर गरजने के लिए तैयार हैं। भले ही दंगल उपचुनाव का हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। ये तेवर बिहार में भविष्य की सियासत के लिए बड़े संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी का गठन करेंगे। हालांकि पार्टी का क्या नाम होगा ये आने वाले वक्त में मालूम चलेगा, ऐसा कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ किया कि नई पार्टी वो अपोजिशन लीडर्स आर सेइंग बीएसएफ विल बी डिप्लॉयड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन including the Golden Temple complex, the Darbar Sahib or the Durgana temple. People will be facing difficulties. I think this, I have not heard this. If this is being said, it is absolutely wrong. My information and my understanding of the situation is that it is being Punjab police will look after everything. If they require assistance, they will ask for the BSF assistance. BSF is not taking over anything in the state. The state will be run by the state government. And this is wrong. This is just an issue being made for the sake of trying to get some brownie points, that's all. Captain, 5 drop-down ministers. कप्तान साहब मेरे मुझे सीएम ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ कैपेबल है, क्योंकि तुसी भी अपना 9 साल तजर्बा। If any home minister says that there is nothing happening in Punjab, he is a totally incapable home minister. नहीं सर, सेकंड अरूसा आलम का नीला सप्लीमेंट्री है छोटे अपना छोटा ते सर गल भी है कि अरूसा आलम का सर बार-बार ही गल क्यों आ रही है कि इशू नहीं ना कोल ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ? Don't ask me these foolish questions. Please sit down. Captain sir, I have 2 questions. Captain sir, this side. I have 2 questions. 5 drop-down ministers met Rahul Gandhi. 4 out of them met Rahul Gandhi last night, and now Rahul is having back-to-back meetings since you announced to launch a new political party. How do you see that? Is there any Congress leader still in touch with you? Do you think I'm sitting here by myself? Obviously, we have got very many people with us. When the time comes, our party has announced, we will give you this. I can promise you one thing. We will fight all 117 seats. That I can promise you. Whether we do adjustment seats or whether we fight on our own, those are things that time will tell. But yes, we are going to fight, and there will be plenty of congressmen coming here. We are waiting for the opportune moment. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? पिछले 4 साल तो क्यों नहीं बोल?
और अब जरा बात कर लेते हैं ड्रग्स कांड की। डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल मामले में कई किरदारों का चक्रव्यूह है, सबसे बढ़कर एक किरदार है। लेकिन आज नवाब मलिक और एक और किरदार लेकर सामने आए और यह आरोप लगा कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का ड्रग पेडलर से रिश्ता है और क्रूज पर उस रात वानखेड़े का एक दाढ़ी वाला दोस्त मौजूद था, जिसकी जांच होनी चाहिए। जो जांच के लिए लोग आए, क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था। बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना, कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से, किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी। जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है? एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है। लेकिन जब छापेमारी की बात आती है, वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरीके से नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने समीर वानखेड़े का निकाहनामा ट्वीट किया और आरोप लगाया कि वानखेड़े ने अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार का हक मारा है। समीर वानखेड़े के लिए दूसरी मुसीबत यह है कि एनसीबी की विजिलेंस टीम आज से तहकीकात शुरू कर रही है। ड्रग्स केस के साथ साथ उन पर लगे आरोपों की भी जांच की जाएगी। अरे what questions you are asking me? समीर वानखेड़े का सामना सख्त सवालों से हो रहा है। दूसरों के आरोपों का हिसाब किताब करने वाला अब खुद सवालों के दलदल में फंसा है। आरोप भी मामूली नहीं, एक से बढ़कर एक संगीन आरोप। लेकिन फिलहाल तेज तर्रार अफसर रहे वानखेड़े के पास जवाब के नाम पर चुप्पी और बचकर निकल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। What do you expect from me, my dear? Nothing. Thank you very much. सर, इंक्वायरी के ऊपर क्या कहेंगे सर? It's good. It's
really good. समीर वानखेड़े दिल्ली से मुंबई लौट आए हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे एनसीबी की विजिलेंस टीम का रुख भी इसी मुंबई की तरफ है। आज एनसीबी का 5 सदस्यों वाला सतर्कता दल वानखेड़े पर लगे वसूली रैकेट और जाति सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े के आरोपों की तहकीकात के लिए मुंबई में होगी। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह जांच दल की अगुवाई कर रहे हैं। टीम आ रही है। एनसीबी की टीम यहां समीर वानखेड़े से आरोपों को लेकर पूछताछ करेगी। आर्यन ड्रग्स केस के स्वतंत्र गवाह और समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ की डील की कोशिश का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल को भी दोपहर 12 बजे आने का समन भेजा गया है। लेकिन वानखेड़े का असली सामना तो उन बाउंसरों से है जो नवाब मलिक की तरफ से उछाले जा रहे हैं। वानखेड़े पर आरोपों की बौछार करने वाले नवाब मलिक ने आज की सुबह की शुरुआत भी एक नए आरोप से की। उन्होंने एक तस्वीर और एक निकाहनामा ट्वीट किया और ये भी बताया कि वो ये सब किसी धार्मिक वजह से नहीं कर रहे हैं। नवाब मलिक कह रहे हैं, खुलासा वानखेड़े के धर्म को लेकर नहीं, मेरा जोर जातीय प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े पर है। फर्जीवाड़े से वानखेड़े ने IRS की नौकरी हासिल की, अनुसूचित जाति के एक योग्य व्यक्ति का हक छीना। समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे IRS का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। जो भी आरोप किए हैं, जो पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया, तो ये रोज उठ के एक फर्जी कोई सर्टिफिकेट पेश करते हैं जिसका आके हम खंडन करके हम ओरिजिनल बता देते हैं। तो उधर ही वो पता चल जाता है कि कौन एक्चुअली में फर्जीवाड़ा कर रहा है और कौन एक्चुअली में झूठे झूठे आरोप लगा के उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली रहा सवाल एक्सटॉर्शन का, तो एक्सटॉर्शन के दाग इसके पहले क्यों नहीं लगे समीर वानखेड़े पे? क्यों पहले उनको मेडल मिलते रहे, क्यों? और अभी क्यों एक्सटॉर्शन के केस में उनको फंसाया जा रहा है? ऑडियंस बुद्धू नहीं है, पब्लिक बुद्धू नहीं है, पब्लिक बहुत होशियार है, पब्लिक सब समझती है क्या चल रहा है। आर्यन ड्रग्स केस में एक तरफ आरोपियों की जमानत के लिए जद्दोजहद चल रही है, तो दूसरी तरफ इस पर हो रही राजनीति वाली पिच पर नवाब मलिक अलग तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुंबई में अरविंद ओझा, विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। नवाब मलिक के निशाने पर सीधे सीधे समीर वानखेड़े हैं। इस केस में और भी कई किरदार हैं, सबकी निगाहें आर्यन खान पर भी हैं। और आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज फैसला है। शाहरुख खान ने आर्यन की बेल सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की पूरी सेना लगा दी है। आर्यन खान एक सुपरस्टार का बेटा, अनन्या पांडे एक फिल्म स्टार की बेटी, नवाब मलिक एक कद्दावर मंत्री, समीर वानखेड़े एक हाई प्रोफाइल अफसर। और इन तमाम चेहरों के चक्रव्यूह में फंसा ड्रग्स का एक सनसनीखेज केस। जी हां, बीच समंदर क्रूज पर 3 अक्टूबर की रात की वो हाई प्रोफाइल पार्टी अब दिल्ली से मुंबई तक बड़े बवंडर की वजह बन गई है। उस पार्टी पर अब सियासत के ज्वार भाटे उठ रहे हैं, तो बॉलीवुड का सामना एक नई किस्म की सुनामी से है और इन सब के बीच सवालों का समंदर लहरा रहा है। क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल पाएगी? क्या हाईकोर्ट में शाहरुख के वकीलों की सेना बेल दिलाने में कामयाब होगी? क्या आर्यन खान पर आरोपों का शिकंजा कसने वाले समीर वानखेड़े खुद बेदाग निकल पाएंगे? क्या है समीर वानखेड़े पर हो रही आरोपों की बौछार की सच्चाई? क्या समीर वानखेड़े ने आर्यन केस में उगाही करने की कोशिश की? नवाब मलिक के आरोपों में दम है या वानखेड़े को निशाना बनाना ही मकसद है? इस हाई प्रोफाइल में हर दिन के साथ नए चेहरे, नए किरदार शामिल हो रहे हैं और किरदारों के इस लिस्ट में
नवाब मलिक ने एक नए कैरेक्टर की एंट्री करा दी, दाढ़ी वाले किरदार की। मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। नवाब मलिक का आरोप है कि उस रात उस पार्टी में दाढ़ी वाला एक शख्स मौजूद था जो कि समीर वानखेड़े का दोस्त है और ड्रग्स के धंधे में है। मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया। ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। इस हाई प्रोफाइल में हर दिन के साथ नए चेहरे, नए किरदार शामिल हो रहे हैं। वानखेड़े पर नवाब मलिक के हमलों के बीच वानखेड़े का पूरा परिवार बचाव में आ खड़ा हुआ है, तो अपने खुलासे से इस केस की नींव हिला देने वाले गवाह प्रभाकर सैल पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। तो प्रभाकर ने जिस गवाह किरण गोसावी पर आरोप लगाए हैं उसकी भी तलाश हो रही है। तो समीर वानखेड़े का सच तलाशने एनसीबी की ही एक टीम मुंबई में होगी। यानी कि ये केस और कितना गहरा है ये कह पाना बेहद मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि समीर वानखेड़े का सच आखिरकार क्या है? क्या ये सच है कि उन्होंने आर्यन खान को लेकर 25 करोड़ की डील करने की कोशिश की थी? और अब सवाल है कि समीर वानखेड़े पर आरोप है या फिर बड़ी और रसूखदार हस्तियों पर कार्रवाई की वजह से उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है। ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहां पर हूं, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहां पर हूं मैं। ये बहुत ही घिनौनी शब्द इस्तेमाल किए गए थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटे बच्चों के साथ में जाके एक्सटॉर्शन जैसी घटिया चीज या घटिया क्राइम कोई भी करेगा। एवरीथिंग लीगल, मैंने कुछ गलत नहीं किया। धन्यवाद। देश में न जाने कितने IRS अफसर हैं, मगर चर्चा में सिर्फ 42 साल का ये अफसर है। नाम है समीर वानखेड़े। अक्सर आसमानी रंग की शर्ट में दिखने वाले समीर वानखेड़े वही अफसर हैं जिन्होंने आर्यन खान ड्रग्स केस का खुलासा किया। लेकिन इसके फौरन बाद से वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी में जगह हासिल करता है, मेरा कोई मोरल डाउन नहीं होगा। ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा। मैं और अच्छे से काम करूंगा। सवाल यह है कि अपनी कार्रवाइयों से बॉलीवुड में खलबली मचाने वाले समीर वानखेड़े हीरो है या फिर खलनायक? क्या नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने की वजह से ही समीर वानखेड़े को जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है? दामाद को पकड़ा था, एक जलन सी थी जो निकल गई। 8 महीने के बाद तकलीफ हुई होगी दामाद को जेल में, समझती हूँ मैं इस बात को। आप इतने बड़े पद पर है, पद के बाद भी आपकी सुनी नहीं गई, आपके दामाद को अरेस्ट कर दिया गया, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं उसकी तकलीफ को समझती हूँ। ये रिवेंज का चक्कर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये रिवेंज से ज्यादा कुछ ज्यादा है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है? क्योंकि क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने वाले वानखेड़े अब खुद सवालों के घेरे में है। इस केस में एक गवाह ने उन पर 8 करोड़ रुपए उगाही करने का आरोप लगाया है।
तो सवाल यह है कि जो समीर वानखेड़े एनसीबी के तेज तर्रार अफसर के तौर पर जाने जाते हों, उनका सच क्या है? उगाही के उन पर लगने वाले आरोपों में कितना दम है? समीर वानखेड़े से जुड़े इन तमाम विवादों को समझने के लिए आपको पहले इस अफसर के बारे में जानना होगा। ये समझना होगा कि समीर वानखेड़े आखिर है कौन, जिनके समर्थन में उनका पूरा परिवार चट्टान की तरह खड़ा हो गया। रोज ट्वीट करना बंद कर दो। अब 4G पेपर्स रखना डालना बंद कर दीजिए। लोगों की कास्ट पूछना बंद कर दीजिए। एक 75 इयर्स ओल्ड के सर्विसमैन को जो एक सिक्योरिटी के थ्रू, सिस्टम के थ्रू गया है, उसको पूछना बंद कर दीजिए कि आपकी कास्ट क्या है। उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूव भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गाँव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। उसका बदनाम करने का 2-3 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, उसके जवाई को अरेस्ट किया। नंबर 2, हो सकता है उसके ड्रग माफिया से संबंध हो सकता है उसका कोई भी ऐसा उसने सुपारी लिया हो कि बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, किधर से, कि मैं तुम्हारी इसमें खड़ा रहता हूं तो मेरे को कुछ भी हो सकता है। वो आदमी कोई भी लेवल तक गिर सकता है। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 2008 बैच के ऑफिसर हैं। उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े भी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। समीर वानखेड़े की छवि एक तेज तर्रार अफसर की रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स के ड्रग्स कनेक्शन खोजे और कार्रवाई की, उसके बाद समीर वानखेड़े परिचय के मोहताज नहीं रहे। वानखेड़े ने अपनी कार्रवाइयों से बॉलीवुड में खलबली मचा दी। उनकी जांच की वजह से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, अर्जुन रामपाल और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े बड़े सितारों को एनसीबी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी वानखेड़े ने ड्रग्स से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया, जिसके बाद नवाब मलिक वानखेड़े पर प्रचार और शोहरत के लिए जानबूझकर बड़ी हस्तियों को टारगेट करने का आरोप लगाते रहे हैं। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। आप ये नेशन को एक गलत मैसेज दे रहे हो कि आगे से आके कोई एक भी आदमी कोई ऑनेस्ट काम ना करे। एनसीबी में आने से पहले भी समीर वानखेड़े बॉलीवुड के कई दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। साल 2010 में समीर वानखेड़े का ट्रांसफर महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ। सिर्फ 2 सालों में ही वानखेड़े ने 2500 लोगों पर टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की और 87 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा किए। 14 जुलाई 2011 को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी के रूप में